अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 15। और जो हमारे आज के टॉपिक्स होंगे वो पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि पड़ोसी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। इसका हम लोग अभी पार्ट 1 हम लोग करेंगे आज, क्योंकि हमारे पास एतराफ़ में 4 मेजर कंट्रीज़ हैं और हम लोग साउथ एशिया में हैं और सेंट्रल एशिया के सबसे अहम मुकाम पर हम लोग हैं। तो हमारे पास जितने भी हमारे एतराफ़ में जितने हमारे ममालिक हैं वो 4 मेजर ममालिक हैं, और उनमें से जो 2 अहम ममालिक हैं वो यूनाइटेड नेशन के साथ, उसमें से एक ममालिक जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं वो परमानेंट ममालिक आता है किस में, यूएन में। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर या पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो उसूलन ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, और वो खारजा पॉलिसी के हिसाब से थे, यानी कि फॉरेन पॉलिसीज़ हमारे हदायफ किया हैं। और हमने उसी के ऊपर बेस करते हुए कुछ बातें डिस्कस की थी कि हमारी जो जब भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं, यानी कि खारजा पॉलिसी बनती है, तो हम वो 4 मेजर पॉइंट्स को रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को यानी कि प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं किसी भी मुल्क के साथ। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को देखें, और आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनमें सबसे पहला जो हम लोग अपने हिसाब से जो नेबरिंग कंट्रीज़ को पड़ोसी ममालिक में जो डिस्कशन करेंगे वो होगा रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात किस तरह के हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और भारत क्योंकि एक दूसरे के राइवल्स हैं और एक दूसरे के ताल्लुकात उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, वो रीज़न ही है कि जब पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ है तो शुरू में ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारी मुश्किलात आई थी, जिनमें सबसे अहम उसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ का दावेदार जो बनते हैं वो भारत बनता है, और आज से पूरा क्लेम करते हैं। क्योंकि आजकल के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट सब लिखते हैं कि उस वक्त भारत पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा तोड़ने, ख़त्म करने का ये दावा करता था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी आज भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम रखना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 31% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। अब यही देखते हुए हम लोग इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे कायम हैं हम उससे डिस्कस करते हैं। अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की 3 जंगें हो चुकी हैं। अब उस 3 जंगों में सबसे पहली जंग जो है वो 1948 में हुई, जिसमें कश्मीर का सबसे अहम वॉर आती है, और उसी को हमने अपनाने की कोशिश की, और उसका मेजर हिस्सा आज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिहाज से हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद 1965 में वॉर हुई, जिसमें अगेन पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट किया, और आप यकीन नहीं करेंगे इसी में इस वॉर के हिसाब से जो रुकवाई गई वो रशिया और अमेरिका ने मिलकर रुकवाई। हाँ, 1971 में फिर पाकिस्तान को थोड़ी बहुत शिकस्त हुई, और उससे हमारा एक पूरा सूबा हमसे अलग हो गया, और वो भी हमें जाहिर सी बात है वो हमारी गलतियों और हमारी मिस्टेक्स की वजह से हुआ, और हम अब उसी मिस्टेक्स की वजह से आज थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद सबसे अहम जो वॉर तो नहीं, जिसको हम एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, वो कारगिल 1999 में हुई, और इसी में हमने सियाचिन के ग्लेशियर्स के ऊपर अपनी पूरी फ़ौज तैनात कर दी थी। लेकिन अगेन रशिया और अमेरिका ने मिलकर इस जो जितने भी हमारे फ़ौजी, जितने भी हमारे लोग उस वक्त वहाँ पर मुजाहिदीन आ गए थे, उन सबको उतरवा दिया गया, और उसी की रिलेशंस की वजह से इंडिया के साथ अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए। और हमारे हिसाब से जो मज़ीद जो इलाकों में सबसे अहम बरतरी आई वो चाइना के साथ आई, जो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे स्मॉल इश्यूज़ हमेशा किसके साथ रहे हैं, भारत के साथ, और उसी के हिसाब से अगर हम रिलेशंस देखें, एस्पेक्ट्स देखें, फैक्टर्स देखें, ताल्लुकात, अवामिल देखें इंडिया के साथ, तो हमारा सबसे मेन इशू ही पहला जो अब तक सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है वो है कश्मीर इशू। कश्मीर में तकरीबन 91% वहाँ पे आबादी के हिसाब से मुसलमान रहते हैं। अब मुसलमानों को उस जो इशू नहीं है उसी इशू को बनाकर उसको हम इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया हमारे साथ बैठकर इस बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसमें हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं कि कश्मीर इशू कोई इशू है ही नहीं।
कश्मीर खुद ये चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन कभी इंडिया इस बात को क्लेम करता है कि वो इंडिया का हिस्सा है और कभी पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन इंडियंस ये क्लेम कर चुके हैं कि वो अब कश्मीर का पूरे के पूरे क्या हैं, जाहिर सी बात है होल्डर्स हैं। और जब होल्डर्स हैं तो उन्होंने अब आज के दौर में इंडिया को वो पूरा हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पर है, ये बैन अक़वामी तनाज़ा है, इसको जब तक कि सीरियसली रिजॉल्व नहीं किया जाएगा ये इशू ही रहेगा, चाहे वो इंडिया क्लेम करे या पाकिस्तान क्लेम करे, ठीक है। लेकिन असल मुद्दा ही इंडिया के साथ पहला जो हमारे साथ बिगाड़ है वो इसी इशू पर है। फिर दूसरा जो सबसे अहम इशू आता है वो आता है पानी का। अब क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कश्मीर के थ्रू ही पाकिस्तान के पास दो मेजर दरिया आते हैं, जिसमें दरिया सिंध है और दरिया झेलम है। चनाब अगेन वो नीचे से होता हुआ आ जाता है आज़ाद कश्मीर से, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और रावी और ब्यास का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में जाता है, जिसको हम गंगा जमुना के साथ भी कंपेयर करते हैं, वो टूटकर सीधा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के पास आता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अब यहीं पर पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट कायम किया है इंडिया ने, और हमने उसी डिस्प्यूट को तोड़ने के हिसाब से हमने एक ट्रीटी कायम की थी जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। क्योंकि सिंतास मुआहदा ये एक अहम मुआहदा था कि इंडिया को बाकायदा ये कॉल की गई थी कि पाकिस्तान का पानी वो रोकेगा नहीं, किसी का पानी वो रोक नहीं सकता। अब उसने चाल चली है, वो रोक नहीं रहा, अब वो कलेक्ट कर रहा है, क्या बना बना के डैम्स। वो बोलता है कि मैं अपने लोगों के लिए डैम्स बना रहा हूँ, भाई हम पानी तो छोड़ देते हैं। अब पाकिस्तान को ये चाहिए था कि उनसे ज़्यादा डैम्स बना लेते, लेकिन हम तो अब उसको तो हम साइड में ही कर दें। तो अगर नोट कराओ कि वो 4 मेजर डैम्स कश्मीर में ही बना चुका है। अब वो जब अपना पानी भरता है, अपनी टंकियाँ फुल करता है, तो फिर जाके पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देता है, वो रेला आ जाता है। अब पाकिस्तान के पास डैम्स इतने हैं नहीं, और जो पहले के डैम्स हैं वो वैसे ही थोड़े बहुत कच्चे हो गए, पक्के भी नहीं रहे। तो हमने उस चीज़ को फोकस ही नहीं किया। और ये पूरा शिमला पैक्ट जो उस वक्त के हिसाब से पाकिस्तान को ये चाहिए था कि इन गलतियों को सुधारता, अब वो अलग बात है कि हम लोग अब तक उस गलतियों को दोहरा ही रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो अब ये चीज़ें थी कि 1960 में, यानी कि 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। अब इंडिया इसके ऊपर क्लेम करता है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था, और ये डिस्कशन सॉल्व हो चुका था, इसको रिजॉल्व कर दिया गया था। इसके ऊपर पूरी जंग भी हुई थी 1971 के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारा ये तनाज़ा कायम हुआ था। लेकिन हम इन चीज़ों से सीखते, अब हमने उसको सीखने से गुरेज करना शुरू कर दिया है। अब वो 3 जो दरिया हैं वो इंडिया के पास हैं, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी आता है। पाकिस्तान के पास इंडस, चेनाब और झेलम आता है। लेकिन पानी तो अब रुक ही रहा है, और पानी का इशू अब बढ़ता ही चला जा रहा है पाकिस्तान में। अब उसको रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अब को रिजॉल्व किस तरह से होगा ये आगे हम देखेंगे। प्लस फिर सबसे अहम आता है एटॉमिक ब्लास्ट। साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉपरेशन जो सार्क कहलाती है, अब ये एसोसिएशन जो बनी थी इसमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आया था, क्योंकि इंडिया ने 1974 में एटॉमिक ब्लास्ट कर दिया था पोखरा के मुकाम पर। अब वो छुप के किया था, तो इसी वजह से अमेरिका और रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात का ख़तरा था कि कहीं इंडिया इस पर हमला, यानी कि इंडिया ने हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर सार्क कॉन्फ्रेंस में ये तय किया कि यहाँ पे पीस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हो सकता। और अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो नो डाउट यहाँ पर 2 से 2.5 अरब आबादी एक झटके में मर जाएगी। अब वो क्यों? वो एक सिंपल रीज़न है, पूरी दुनिया का तकरीबन 17 से 27 से 30% हिस्सा, अब 30% हिस्से पहुंच चुकी है कि विंड पावर, यानी कि सबसे ज़्यादा हवाएं जो चलती हैं वो इन इलाकों में चलती हैं। और अगर एक भी एटॉमिक बम फटा तो उसकी रेडिएशन तकरीबन 2 मिनट में पूरे ममालिक में फैल जाएगी, चाहे वो एक ही बम फटे, कहीं भी फटे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे कितना ख़तरनाक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बढ़ सकता है। तो ये वो चीज़ें थी, तो उस वक्त ये रोक दिया गया। लेकिन अब कोई रोक नहीं रहा इसमें, वो इसलिए क्योंकि सबको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पड़ी हुई है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मकसद ही ये होता है कि कहीं इंसानों को छोड़ो, अपना मुनाफा देखो। अगर यहाँ फटा तो लोग वैसे ही निकल जाएंगे, जितने कारोबारी लोग हैं, कमर्शियल लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो भाग जाएंगे, सॉरी जो अल्फाज सही हैं,
क्योंकि वो उनको तो अपने आप को बचाना है और उनका बिजनेस वैसे ही यूरोप में होगा। अब यूरोप में पहुंचते पहुंचते रेडिएशन ख़त्म ही हो जाएगी, वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि इन इलाकों में फटेगी और यहीं घूमती रहेगी। तो यहाँ पे जो सर्वाइव जो नहीं कर पाएंगे वो कौन होंगे? आम लोग। अब ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता उभर रही हैं और इसी के हिसाब से 1988 में पैक्ट आ गया था कि यहाँ पे आप इतनी आराम से एटॉमिक पावर या एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्योंकि पाकिस्तान भी 1998 में एटॉमिक पावर बन चुका है तो इंडिया के साथ अब हमारा थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि अब हम दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। और इसी के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो इंडिया अब ये क्लेम नहीं कर सकता, इंडिया अब ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो इतनी आराम से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे। अब ये रिलेशंस इतने ज़्यादा हैं, बुरे हैं या इश्यूज़ हैं, लेकिन हम लोग अभी भी एग्रीकल्चर के हिसाब से एक दूसरे का ताल्लुकात अच्छे थोड़े बहुत कायम किए हुए हैं बिकॉज ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। इंडिया में मुस्लिम सोसाइटी अभी भी है और अब हमारे जो ताल्लुकात हैं थोड़े बहुत वो अच्छे हो चुके हैं सिखों से भी, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत सिखों से अच्छे हो चुके हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इंडिया से ये चीज़ें रिजॉल्व की जाएँ, ये अब इश्यूज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन इंडिया इसके बरमुकाबिल चल रहा है, वहाँ पे मुसलमानों को इलीगल इमिग्रेंट्स का खिताब दे दिया गया है, यानी कि घुसपैठिए। अब जितने लोग वहाँ पे आबाओ अजदाद यानी कि डेकेड से रह रहे थे अब उनको बोल रहे हैं घुसपैठिए। तो अब ये और मज़ीद बिगड़ रहा है, लेकिन बस उम्मीद अच्छी है कि इंशाल्लाह आगे चल के कुछ अच्छा ही होगा। अब इसी के बिहाफ पर जो पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस हैं उसी को इंडिया बड़ा नोटली देख रहा है। नोटबली का मतलब ये होता है बड़े गौर और फिक्र से देख रहा है, क्योंकि अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो चाइना के साथ करेंगे कि हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ किस तरह के हैं। अगर चाइना के साथ देखा जाए तो हमारे बड़े आयरनली ब्रदर्स यानी कि आयरन ब्रदर्स के नाम से हमें बुलाया जाता है, क्योंकि हमने 1962 में सबसे अहम जो हिस्सा दिया था, जो हमने साथ दिया था वो चाइना के साथ दिया था। और उसी वक्त जब ये हमला हुआ था 1954-1955 में, तब भी हमने चाइना का साथ दिया था, क्लोजली रिलेशंस थे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब 2 ख़त्म हुई तो उसके बाद जब इंडिया ने हमला किया चाइना के मुकाम पर, उनकी पहाड़ियों पर, तो उस वक्त जो साथ देने वाले आई थी कौम, वो कौन थी? पाकिस्तान। और अमेरिका ने ये बाकायदा हिस्सा थोड़ा बहुत किससे मांगा था? पाकिस्तान से, कि ताकि वो हमला कर सकें किसके साथ मिलकर? इंडिया के साथ मिलकर चाइना के ऊपर। तो पाकिस्तान ने वो मना कर दिया। और इसी मना करने के बाद जब चाइना ने देखा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहम ताल्लुकात कायम करना चाह रहा है चाइना के साथ, तो उन्होंने भी अपना कदम आगे बढ़ाया। और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ आज सबसे बेहतरीन ताल्लुकात अगर देखा जाए तो चाइना के साथ हैं, अपने ख़त्ते में, अपने रीजन्स में, ठीक है। और ये कब से है? 1955 से। ये हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, आयरन ब्रदर्स के नाम से हम लोग पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में। हम लोग बाकायदा सपोर्ट करते हैं किसको? सबसे ज़्यादा चाइना को, और चाइना हमें भी सपोर्ट करता है। अब उसमें अगर रिलेशंस और फैक्टर्स देखे जाएं तो सबसे अहम जो है वो क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा चाइना परमानेंट मेंबर रहा है, किसके बकौल? पाकिस्तान के बकौल। और उसी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया एज अ इस्लामिक ब्रदर के हिसाब से, क्योंकि हम लोग के इस्लामिक ताल्लुकात दूसरे ममालिक से अच्छे हैं, तो उनके साथ मिलकर हम लोग सपोर्ट करते हैं किसको? चाइना को। और चाइना फुली एक्सटेंड सपोर्ट करता है फिर किसको? पाकिस्तान को। अब यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं, सॉरी जो हकीकत है, इंडिया को इसलिए बुरी लगती है क्योंकि पूरे खत्ते में हम दोनों का रिवाज कायम है। अब ज़्यादातर इन्हीं रिवाज को कायम करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका और रशिया का फुल सपोर्ट है किसको? इंडिया को। और हम लोग चाह रहे हैं कि अमेरिका किसी तरह इस बात को आज तस्लीम कर ले कि इंडिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा भी कर रहा है किसके साथ? अमेरिका के साथ और रशिया के साथ। अब वो दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ भी जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा रशिया की ड्रिल्स हो रही हैं पाकिस्तान के साथ, बाकायदा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कश्मीर इशू पे आहिस्ता आहिस्ता किसको? पाकिस्तान को। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर अब इंडिया अपने आप को खुद बनाने की सोच रहा है, खुद करने की सोच रहा है, क्योंकि अब वो चाह रहा है कि हम लोग अब ताल्लुकात किसी तरह ख़त्म करवाएं चाइना के साथ और चाइना के साथ वो जुड़ जाएं। ऐसा पॉसिबल है नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो
फिर दूसरा सबसे अहम जो मैंने आपको बताया अक्साई चिन का जो मुकाम था, इसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का था, जो लद्दाख का सबसे अहम इशू है जो अब भी चल रहा है, और अब चाइना ने तकरीबन कब्जा कर ही लिया लद्दाख के ऊपर। 1962 में ये जब वॉर हुई थी, जो मैंने आपको बताया भी था, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जो गिफ्ट किया था पाकिस्तान ने, वो रास्ते दिए थे चाइना को, और उसी में सबसे ज़्यादा कंट्रोल आया था किसके ऊपर से, इंडिया के ऊपर से। और ये अक्साई चिन का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको दिख रहा है बेटा, ये इंडो चाइना वॉर उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान ने उस वक्त साथ दिया था किसका, चाइना का। क्योंकि इंडिया के साथ तो ताल्लुकात अच्छे थे नहीं बेटा, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे, और ईरान तो वैसे हमें सपोर्ट कर रहा था। सिर्फ इंडिया जो था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत बहुत चुभ रहा था, एक आसान लफ्ज़ों में। तो वहाँ पर फिर चाइना का सपोर्ट करते हुए हमने इंडिया को शिकस्त दी, और ये पूरा पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल और मोरल सपोर्ट जो हमें मिला वो चाइना के थ्रू मिला, और हमने उसी चीज़ को चाइना को वापस से दिया। अब सबसे अहम बात आती है कि एटॉमिक ब्लास्ट जब 1974 में हुआ तो चाइना ही था जिसने अडॉप्ट किया इसको कि कोई भी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई जाए, और न्यूक्लियर पॉलिसी पे इंडियन ओशन में कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फटेगा, और इस एरिया को हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्री जोन। क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी बम फटता है न्यूक्लियर का बेटा, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कहीं ना कहीं पूरी आबादी जो यहाँ की है उन सबको अफेक्ट करेगी, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो अब वो अफेक्ट जो करेगी वो चाइना की आबादी को भी करेगी, और चाइना नहीं चाहेगा कि वो न्यूक्लियर बम फटे, चाहे वो पाकिस्तान को चाहे वो इंडिया को। इंडिया चाहता तो पहले वो कर सकता था, लेकिन 1974 में चाइना ने उसको रोक दिया, क्योंकि हमारे ताल्लुकात किसके साथ अच्छे थे, पाकिस्तान के साथ। अगर वो कुछ ऐसे करता तो दोनों तरफ से पिटता, किधर से, पाकिस्तान से भी और चाइना से भी। तो इसलिए वो रुक गया। अब वो रुका तो पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ, और पाकिस्तान ने फिर एटॉमिक ब्लास्ट करके अपने आप को भी एटॉमिक पावर बना लिया। अब ये सारी बातें अगर देखी जाए तो आज के दौर के हिसाब से सबसे अहम जो मुद्दा चल रहा है वो है CPEC, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, और ये $135 बिलियन का पूरा मुआहदा है। और यही पूरा इलाका है जो कराक्रम से होता हुआ, शारा कराक्रम, सिल्क रूट से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ, चाइना, पाकिस्तान, और फिर ये पूरा का पूरा जाता है यूरोप, मिडल ईस्ट, गल्फ। ये सारा का सारा प्रोडक्ट कमर्शियल जो पूरा रुझान है वो यहीं से जा रहा है, और ये सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स सारी दुनिया अब अचीव कर रही है पाकिस्तान के थ्रू। क्योंकि अगर आपने एशिया को पूरा जुड़ना है यूरोप को, तो आपको पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा, और अगर एशिया ने यूरोप के साथ जुड़ना है तो अगेन किससे साथ पूछना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ। क्योंकि अब मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ भी बीच में आती हैं, तो ये अगेन पाकिस्तान से ही पूछेंगे, चाहे वो सी हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो। तो अब चाइना ने इतनी बड़ी जो माहिदा तय किया है वो इसलिए तय किया क्योंकि अब वो यूरोप में भी जाता है, मिडल ईस्ट में भी जाता है उनका सामान, उनका गल्फ़ में भी जाता है, तो हर जगह जाता है। तो यही वो चीज़ें तो पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ। अब ये पूरा रोड, पूरी नज़र किसकी है, इंडिया पर। कोई कश्मीर से होता हुआ जा रहा है, इंडिया नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया की इकोनॉमिक पावर ख़त्म हो जाएगी। अब यही वो सारी बातें हैं जो इकोनॉमिक कॉरिडोर में आ रही है, लेकिन ये सिंबल बन चुका है चाइना का, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इसको इतनी आराम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, और चाइना अब फुल सपोर्ट कर रहा है किसको, पाकिस्तान को, अपने बेनिफिट के लिए। जब तक कि उसका बेनिफिट निकल रहा है चाइना का, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। बेनिफिट नहीं निकलेगा फिर अल्लाह बेहतर जानता है फिर क्या होगा। आयरन ब्रदर्स नाम है, देखते हैं वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ये वो चीज़ें थी, ये वो जो ताल्लुकात हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर रखते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। हम बाकी दो कंट्रीज़ का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई हो बहुत बेहतर तरीके से, तब भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को, इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।